हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके बीच फिर से 12th केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर विलियन से एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसके अंदर हम आपको वांट ऑफ कारक से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न कराने वाले हैं। तो जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके वांट ऑफ फैक्टर के, उन्हें करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। फॉर्मूले तो पहले वाले ही हैं, बस उनमें आपको क्या जोड़ना है, एक आई से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से कुछ फॉर्मूलास। फॉर्मूले में आपने राउल्ट के नियम में एक फॉर्मूला पढ़ा था, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम और कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। यह फॉर्मूला हमने राउल्ट का जो आपेक्षिक वाजदाव का अनुमान था उसके अंदर हमने यहां पर ये पढ़ा था। तो राउल्ट के नियम में पढ़ा था नहीं, तो आपको बस केवल क्या चेंज करना है कि इसमें आपको केवल आई से मल्टीप्लाई कर देनी है। आई से क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई। तो ये आपके वांट ऑफ कारक के लिए एक फॉर्मूला तैयार हो गया है। ठीक है इसी तरीके से हमने पढ़ा था क्वथनांकीय उन्नयन में, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। तो यहां पर भी आपको क्या कर देना है, इस साइड आपको आई से क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, इसी तरीके से हिमांक का अवनमन, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। तो इसमें भी आपको आई से क्या कर देनी है, इधर मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, इसी तरीके से प्रासरण दाब का जो सवाल था, या फॉर्मूला था जो, वो था पाई बराबर सी आर टी। तो आप इधर भी इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी सहायता से हम कोई भी वांट ऑफ फैक्टर का जो सवाल आएगा उसे हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर के अंदर ये आई बताता है कि जो हमने अणु डाला था वो संयोजित हो रहा है या वियोजित हो रहा है। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी संयोजित होने के बाद या वियोजित होने के बाद, वो वैल्यू हमारी किसकी होगी, आई की वैल्यू होगी। उतने से मल्टीप्लाई कर हम क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जरा। आपके एनसीईआरटी में 2.40 सवाल दिया हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर कि यदि जल का प्रासरण दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर 0.75 एटीएम हो। चलिए अब देखते हैं जरा यहां पर उसने क्या कहा हमें कि 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपको टेम्परेचर दिया 27 डिग्री सेल्सियस। और क्योंकि प्रासरण दाब के जब हम सवाल करते हैं तो हमने आपको बताया था कि उसके अंदर जो टेम्परेचर होगा वो आपको किस में चेंज करना है, केल्विन में चेंज कर लेना है, अगर आपको सेल्सियस के अंदर दिया गया है। तो ये आपका कितना हो गया, यहां पर 300 केल्विन पर 0.75 एटीएम, यानी कि आपको प्रेशर दिया प्रासन दाब यानी कि 0.75 एटीएम। ठीक है, हो तो 2.5 लीटर जल में घुले CaCl2 की मात्रा ज्ञात करो। तो आपको वॉल्यूम भी दिया उसने कितना, 2.5 लीटर वॉल्यूम दिया में घुले CaCl2 की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको WA यहां पर निकालना है, विलय की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। और R की वैल्यू जो होती है वो आपको फिक्स होती है, कितनी होती है, 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो चलिए अब, क्योंकि हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो सवाल है इसके अंदर हमें आई यानी वांट ऑफ कारक को यूज करना भी है या नहीं करना। तो आपको ध्यान रखना है, अगर वो सवाल के अंदर बोलता है कि संयोजन या वियोजन हो रहा है
या सवाल के अंदर कोई विद्युत अपघट्य दिया हुआ है, NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2, K2SO4 और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स अगर विद्युत अपघट्य दिए हुए हैं तो वहां पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आई को यूज करना पड़ेगा। तो क्योंकि हमें उसने इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया, आपका CaCl2 दिया। अब आंसर देखिए, अब CaCl2 जो है आयनों में टूट जाएगा और क्या देगा बेटा, Ca+2 और 2Cl-। यहां पर CaCl2 कितने मोल है, पहले 1, यहां पर Ca+2 कितने बने, 1 और Cl- के 2। तो यानी कि फॉर्मूला क्या था जो लास्ट वीडियो में बताया था, वियोजन के बाद कुल अणुओं की संख्या, वियोजन से पहले अणुओं की संख्या, क्योंकि यहां पर वियोजन हुआ है 1 है, तो I बराबर कितना आ गया आपका, इस क्वेश्चन के लिए 3 आ गया। तो उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट, पाई बराबर WA अपॉन MA इंटू V RT। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला था, लेकिन क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं यहां पर, वांटो फैक्टर, तो यहां पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आई यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर वांटो फैक्टर वाला न्यूमेरिकल है ये। तो बस फिर क्या करना था आपको, पाई की वैल्यू दी हुई है, हाँ जी बिल्कुल दी हुई है, कितनी है 0.75, आई की वैल्यू कितनी है 3, WA कितना है आपको निकालना है, यानी कि विलय की मात्रा तो निकालनी है, ठीक है। और क्योंकि MA क्या है यहाँ पर, CaCl2 का अणुभार, तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं, हम ये भूल गए थे। तो कैल्शियम का भार कितना है 40 और एक क्लोरीन का होता है 35.5, तो 2 का कितना हो जाएगा आपका 71। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा जो यहां पर Ma आ जाएगा वो आ जाएगा 111, 111 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर रख लीजिए आप 111 इंटू वॉल्यूम कितना दिया था आपको 2.5 लीटर और R की वैल्यू कितनी है 0.0821 और T कितना है आपका 300, T कितना है आपका 300 दिया हुआ है, ठीक है। ये समझ में आती है बात आपको इतनी। अब आप एक काम कीजिए, इस पूरे को उधर मल्टीप्लाई में ले लीजिए और इस पूरे को डिवाइड में ले लीजिए, तो WA बराबर हो जाएगा 0.75 इंटू 111 इंटू 2.5 अपॉन 3 इंटू 0.0821 और इंटू 300, ठीक है। अब देखें यहां पर, यहां से कितनी जीरो आएंगी नीचे, एक जीरो यहां से, यहां से कितनी आएगी 2, 2 इधर बढ़ा लीजिए, यहां से कितनी जीरो जाएंगी ऊपर 4 जीरो, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये देखिए 1 1 2 2 जीरो, तीसरी जीरो और ये आपकी चौथी जीरो, कैंसिल हो गई नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई। अब एक काम कीजिए आप, बचा क्या है देख लीजिए, साफ साफ लिख लीजिए यहां पर दोबारा से, 75 इंटू 111 इंटू 25 अपॉन 3 इंटू 821 इंटू 30, ठीक है। तो चलिए अब डिवाइड कर दीजिए, 3 से अगर 75 काटोगे तो आपके कितनी बार कट जाएगा, ये 25 बार, 25 दिया बेटा कितने होते हैं 75 होते हैं, ठीक है। अब 25 की गुना 25 में कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 25 की 25 में गुना करने पाएगा लगभग 625 इंटू 111 अपॉन 821 इंटू 30। तो इस सब को हम सोल्व करके यहां पर क्या निकाल सकते हैं, WA की क्वांटिटी को क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, जो कि हमारी क्वांटिटी किस में आएगी, ग्राम में, और लगभग अप्रोक्सीमेटली 1.25 ग्राम क्या आ जाएगा, यहां पर ये आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है आपको। तो ये आपका एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ क्वेश्चन था एक, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 2.40 ये क्वेश्चन था और इसका आंसर लगभग यही आ जाएगा 1.25 ग्राम, ठीक है। मेन क्या है कि आपको कैलकुलेशन तो आती है, आपको मेन क्या है कि आपको तरीका आना चाहिए क्वेश्चन करने का, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड का
अब आपको इसका फॉर्मूला ही पता होना चाहिए पहले तो, कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या होता है। ये दो होते हैं बेटा, एक फेरो होता है, एक फेरी होता है। तो हमें दिया है यहाँ पर फेरो, यानी कि K4FeCN6। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड का 1 डेसीमोलर, तो 1 डेसीमोलर, अब डेसीमोलर क्या होता है ये हमने स्टार्टिंग में जब मोलैरिटी यानी मोलरता वाले सवाल कराए थे वहां आपको बताया था। तो क्या कहता है ये कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड का 1 डेसीमोलर विलियन, चलिए देखते हैं, यानी कि आपको सांद्रता दी उसने C बराबर, डेसी का मतलब होता है बेटा 1/10 मोलर, ठीक है, यानी कि डेसीमोलर दिया। विलियन 50% 300 केल्विन ताप पर वियोजित होता है। तो 50%, यानी आपको वियोजन की मात्रा दी, वियोजन की मात्रा को हम लिखते हैं अल्फा से, कितने परसेंट दिया 50%, यानी कि ये हो जाएगा आपका 50/100, यानी कि 0.5। तो अल्फा कितना हो गया हमारा 0.5। और कितने टेम्परेचर पे है ये है आपका 300 केल्विन पर, ठीक है। तो विलयन का प्रासरण दाब बताइए कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, तो देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले, क्योंकि इसमें वियोजन और की बात उसने करी तो वांट ऑफ फैक्टर तो यूज जरूर होगा, लेकिन वो कैसे होगा वो समझते हैं। चलिए तो पहले इसमें आई दिया नहीं है हमें, तो आई निकालेंगे K4FeCN6 जो है आपका क्या है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और जब इसे आप यहां पर आयनों में तोड़ोगे तो 4K प्लस और ये बन जाएगा आपका FeCN6-4, ठीक है। अगर हम परसेंटेज वाले सवाल करते हैं तो यहां पर स्टार्टिंग में जो मोल लेंगे वो कितने मान लेंगे, यहां पर 1, और स्टार्टिंग में इसके कितने बने, यहां पर 0, यहां पर 0। ये कब बने बेटा, प्रारंभ में, जब हमने साम्य अवस्था लेसन पढ़ाया था 11th में तो उसमें बताया था। तो यहां से अल्फा मोल क्या हो गए, वियोजित हो गए। तो यहां पर कितने बनेंगे, कितने हैं यहां पर 4 है तो 4 अल्फा बनेंगे, और यहां पर कितने हैं 1, तो यहां पर कितने अल्फा बनेंगे 1 अल्फा। यहां पर हमने मान लिया कि ये बने कुछ समय पर, यानी t सेकंड पर, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर कुल मोल निकालूं, कुल मोल, तो 4 के मोल क्या होंगे 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा और प्लस अल्फा। तो इस अल्फा से ये वाला अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपके पास बचेगा क्या 1 प्लस 4 अल्फा। इतनी बात समझ में आती है आपको। तो ये कुल मोल हो गए। और हमने आई निकालने का तरीका क्या पढ़ा था कि वियोजन या संयोजन के बाद कुल अणुओं की संख्या कुल अणु करने, यानी कुल मोल कितने हैं 1 प्लस 4 अल्फा, और वियोजन से पहले कितने थे यहां पर देखिए 1 मोल था, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 अल्फा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अब ये बताइए आई तो निकालना है, अल्फा की वैल्यू है क्या हमारे पास, बिल्कुल है, कितनी है 0.5, तो 1 प्लस 4 इंटू 0.5, और जब इस 4 की गुना 0.5 में होगी तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, इधर 3 आ गई। देख लीजिए यहां पर 4 की गुना जब इस 0.5 में करेंगे जो कि अल्फा की वैल्यू है, उससे आपकी आई कितनी आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा। दोबारा देखिए यहां पर K4FeCN6 इस तरह से आयनों में टूट गया। शुरू में हमने 1 मोल लिए, स्टार्टिंग में कितने बने 0 प्रारंभ में। जब इससे अल्फा मोल वियोजित हो गए, भाई जब रिएक्टेंट के जो अभिकारक के अणु क्रिया करेंगे वियोजित होंगे तभी तो उत्पाद के बनेंगे। तो यहां से जैसे ही अभिकारक के मोल वियोजित हुए, वो भी कितने अल्फा मोल, तो यहां पर इस 4 के कितने बने 4 अल्फा, और यहां पर इसके कितने हैं 1, तो कितने अल्फा बनेंगे 1 अल्फा बना। कुल मोल निकाल लिए हमने, किसके बाद वियोजन के बाद, 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा क्योंकि ये माइनस था ये प्लस, बचा कुल मोल कितने 1 प्लस 4 अल्फा। तो आई बराबर क्या पड़ा था कि वियोजन के बाद कुल अणु, यानी कुल मोल ये रहे वियोजन के बाद, वियोजन से पहले कितने थे 1, तो आपके पास आई बराबर कितना आ गया 1 प्लस 4 अल्फा आ गया। तो अब क्या करोगे आप, इस अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास ये रही, कितनी थी 0.5, तो 0.5 से मल्टीप्लाई की, आंसर कितना आ गया 1 प्लस 2, यानी कि आपका कितना आ गया ये 3 आ गया।
तो उसके बाद आप क्या करोगे, पाई बराबर आई सी आर टी, यहां पर क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया। और आई की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है 1/10, आर की वैल्यू कितनी है 0.0821 और टेम्परेचर कितना है आपका 300 केल्विन दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल कर दोगे, ठीक है। अभी और 4 जीरो लिया ये नीचे, यहां पर 1 2 3 4, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दोगे। अब 3 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा ये 9, और ऊपर कितना बच रहा है आपके पास 821 बटे में कितना है 1000। आप मल्टीप्लाई कीजिए, 9 की गुना 9 में करेंगे तो बेटा हो सॉरी 1 में करेंगे तो कितना आएगा 9, 9 दूनी 18, 1 9 टे 72 और 1 73 बटे कितना हो गया 1000। तो अभी से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जो पाई आ जाएगा वो लगभग आ जाएगा 7.3 ATM के। ठीक है, बात समझ में आती है इतनी, ठीक है बेटा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था एक आपके पास, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। चलिए इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसे आप खुद से कर सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 mg K2SO4 को 2 लीटर जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का प्राशन दाब कितना होगा। अब हमें कैसे पता लगा, देखो चलिए इसे थोड़ा सा मैं बता देता हूं, सोल्व अपने आप कर लेना। कि 25 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर दिया सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस, आप इसमें 273 जोड़कर किसमें चेंज कर लेंगे, केल्विन के अंदर। 25 mg, mg का मतलब मिलीग्राम, और 1 मिलीग्राम इजिकल टू होता है 10⁻³ ग्राम के। तो आप इसे ग्राम में बदल लेंगे, 25 गुना 10⁻³ ग्राम। और इसमें वांटो फैक्टर क्यों लगा, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है बेटा, इसके अंदर एक K2SO4 दिया हुआ है जो कि एक आयनिक यौगिक है, और आपका टूट जाएगा किस चीज में बेटा 2K प्लस और SO4 माइनस 2 में, यानी क्योंकि क्या है ये एक वैद्युत अपघट्य है। तो इसी वजह से यहां पर भी क्या यूज करेंगे, वांटो फैक्टर। और यहां पर आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 तो K के हैं, एक SO4 के, तो 3 हो जाएगा ये। तो बस आपको क्या करना है, प्राशन दाब वाला ही सवाल है, तो पाई बराबर ICRT लगाकर आप क्या निकाल लेंगे, यहां पर प्राशन दाब को निकाल लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। चलिए, और इसी तरीके से हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है होगा कि 1.06 ग्राम पर ml, ये लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है, इसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आपकी पूरी वीडियो यहां पर इस चैप्टर की डल चुकी है। तो क्या कहता है कि 1.06 घनत्व है, 1.06 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी दी उसने। एसिटिक अम्ल के 0.6 ml को, तो एसिटिक अम्ल का उसने आयतन दिया हमें कितना 0.6 ml, ठीक है। ये आप VA मान लीजिए, ये मान लीजिए कि एसिटिक अम्ल यानी विलेय का है, को 1 लीटर जल में घोला गया है। VB यानी कि जल का आयतन है कितना है 1 लीटर, यानी कि ये लगभग कितना है आपका 1000 ml। चलिए, में घोला गया है, तो अम्ल की इस सांद्रता के लिए हिमांक में अवनमन इतना प्रेक्षित किया गया, यानी कि आपके पास जो प्रेक्षित हिमांक है, प्रेक्षित क्या है हिमांक है, वो दिया हुआ है आपको 0.0205 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए आपको वांटो फैक्टर आई निकालना है और वियोजन स्थिरांक भी निकालना है, यानी Ka भी आपको यहां पर क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको उसने क्या किया दिया है, ठीक है, यानी कि आपको ऑब्जर्व्ड डेल्टा TF दिया हुआ है, आपको कैलकुलेटेड करना है, तो तब जाके आपका क्या निकलेगा यहां पर आई निकलेगा। तो चलिए देखते हैं, ये आपको इस तरह लिख सकते हैं हम इसे, डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड
OBS ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। और अब क्या करूंगा मैं यहां पर डेल्टा TF जो निकाल लूंगा वो निकाल लूंगा कैलकुलेटेड। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा आपका KF इंटू M यानी कि मोललता, ठीक है। जो KF है वो हमें पता है कितना होता है 1.86, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं इधर जल की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं बेटा जल की बात कर रहे हैं। तो जल के लिए आपका जो KF है वो हमेशा फिक्स होता है, क्योंकि जो KF की वैल्यू है यानी कि मोलल अवनमन स्थिरांक हो या मोलल उन्नयन स्थिरांक हो, उनकी वैल्यू केवल उसके विलायक पर निर्भर करती है, विलेय पर निर्भर नहीं करती। तो यहां पर जो KF की वैल्यू है आप देख रहे हो पूरे न्यूमेरिकल में नहीं दी, तो हमें पता होनी चाहिए कितनी होती है 1.86, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अब आपके पास चलिए लिख देते हैं ये भी साइड में कि KF इज इक्वल टू कितना है आपका 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब हमारे पास यहां पर क्या नहीं है मोललता नहीं है। और मोललता क्या होती है, मोललता होती है बेटा कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल। विलायक की मात्रा किस चीज में चाहिए 1 किलोग्राम में, वो नहीं भी दी। तो अब कैसे होगा, तो मैं चलो एक बात बताता हूं, क्योंकि जो जल का घनत्व होता है बेटा वो 1 होता है, 1 ग्राम पर ml। अगर मैं बात करूं तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो आपको पता है कितनी है जल की 1, और आपको मास ही तो निकालना है, क्योंकि जल क्या है यहां पर विलायक। और V भी आयतन कितना दिया हुआ है आपको 1000 ml, यानी कि WB कितना हो जाएगा आपका 1000 ग्राम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो यहां से क्योंकि जल का घनत्व 1 है तो विलायक की मात्रा भी कितनी होगी 1000 ग्राम होगी। तो ध्यान रखना जल का जो आयतन होता है वही उसकी ग्राम में मात्रा भी होती है, क्योंकि जल का जो घनत्व होता है 1.01 ग्राम पर ml होता है। तो इसलिए यहां पर जल का क्या दिया था आयतन दिया था, तो जल की मात्रा यानी विलायक की मात्रा भी कितनी हो जाएगी उतने ग्राम हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। लेकिन बात तो किसकी आई अभी तो हमें विलेय की मोल भी निकालने हैं। वह विलेय के मोल क्या होते हैं, मोल हमने पढ़ा है कि ग्राम में मात्रा बटे में अणुभार। अब इस Na की जगह पर हम क्या रख सकते हैं KF इंटू WA अपॉन MA इंटू WB। इतनी बात समझ में आती है। अब WA तो मेरे पास नहीं है, तो WA यहीं से निकलेगा। अब जैसे हमने यहां पर DA बराबर WA इंटू VA, डेंसिटी दी हुई है बिल्कुल दी हुई है, कितनी है 1.06, WA आपको निकालना है और VA कितना है 0.6 ml। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए आप, तो 1.06 इंटू 0.6 ग्राम क्या आ गया बेटा यहां पर इसकी विलेय की मात्रा भी आ गई। और M में क्या है एक विलेय कौन है यहाँ एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल का अनुभार कितना होता है 60 होता है। तो KF 1.86 इंटू WA आपको निकाला अभी उधर कितना 1.06 इंटू 0.6, अनुभार कितना है 60, और WB कितना है 1000 ग्राम। और मोललता में विलायक की मात्रा किस चीज में रखते हैं किलोग्राम में, तो 1000 से भाग दे दीजिए, तो 1000 से 1000 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अब 1 जीरो यहां से, 2 यहां से और 2 यहां से, तो टोटल कितनी जीरो बढ़ी बेटा 2 2 4 और 1 5 जीरो अलग से लिख लीजिए यहां पर, ठीक है। अब यहां से कट गया कितनी बार ये 10 बार, ठीक। तो ये हमारे पास जो कैलकुलेशन कर कर आई की वैल्यू काफी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम इसे करा नहीं रहे क्योंकि इसमें काफी टाइम लग जाएगा। तो देख लेते हैं, तो ये लगभग हमारे पास जो डेल्टा TF आएगा वो आएगा 0.0197, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.0197। तो ये आपका क्या आ गया डेल्टा TF कैलकुलेटेड, ठीक है। ये क्या वैल्यू आ गई बेटा डेल्टा TF कैलकुलेटेड, वो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो क्योंकि आपको क्या निकालना था I निकालना है, आपको क्या निकालना है I, तो आप I निकाल सकते हो I बराबर डेल्टा TF OBS
यानी प्रेक्षित मान अपॉन डेल्टा TF बराबर परिकलित यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यू। तो आप क्या करोगे, दोनों को भाग दे दीजिए, 0.0205 अपॉन 0.0197 से हमने से यहां पर भाग दे दी, तो ये आई लगभग आ जाएगा 1.041 के, सॉरी ये नहीं आएगा। तो यहां से जब इसे भाग दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा आंसर, हाँ 1.041 आ जाएगा। तो ये आ गया आई बराबर 1.041। तो यहां से हमारा क्या निकल गया, आई निकल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। एक बार दोबारा देखते हैं सवाल में। सवाल में आपको एक एसिटिक अम्ल का घनत्व दिया था, एसिटिक अम्ल का आयतन दिया था और जल का आयतन दिया था 1 लीटर। प्रेक्षित हिमांक यानी डेल्टा टी ऑब्जर्व वैल्यू तो जो थी वो थी 0.0205 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केएफ की वैल्यू 1.86 थी, अणुभार कितना था 60। तो हमने डेल्टा टीएफ कैलकुलेटेड कर लिया, क्योंकि जो आई निकालने के लिए हमें ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू से डिवाइड करने पर क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। तो हमने कैलकुलेटेड करा इस डाटा के हिसाब से। अब डाटा के हिसाब से कैलकुलेट करने के लिए विलेय की मात्रा भी चाहिए थी और विलायक की भी। तो विलायक की मात्रा कैसे निकली, क्योंकि जो जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर ml होता है, जल का आयतन हमें दिया हुआ था 1000 ml, तो हमने इसकी हेल्प से क्या निकाल लिया, विलायक का द्रव्यमान यानी विलायक की मात्रा निकाल ली, कितनी आ गई 1000 ग्राम। इसी तरीके से मैंने विलेय की मात्रा निकाली ग्राम में, विलेय का घनत्व दे रखा था 1.06, आयतन 0.6, तो आपने क्या निकाल लिया यहाँ पर WA निकाल लिया 1.06 इंटू 0.6 ग्राम, ये सब रखा तो डेल्टा टीएफ कैलकुलेटेड कितना आया 0.0197 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आई कैलकुलेटेड। तो हमें फॉर्मूला पता है कि डेल्टा आई बराबर जो निकालना हो तो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसे कैलकुलेटेड वैल्यू से डिवाइड करने पर आपका क्या निकल जाता है, आई निकल जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, इस क्वेश्चन का आई यहां पर निकाल लिया। ठीक है, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। अभी इसमें क्या करना है हमें, अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, आपका अल्फा भी निकालना है और फिर Ka भी निकालना है, यानी कि एसिड का वियोजन स्थिरांक को लिखते हैं बेटा हम Ka से। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। चलिए अब उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमारे पास यहां पर एसिटिक अम्ल को हमें वियोजित करना पड़ेगा। किस तरीके से, इस तरीके से CH3CO- और H पॉजिटिव। अब हमने मान लिया इसके स्टार्टिंग में 1 मोल थे, यहां पर कितने 0 ये आए आपके प्रारंभ में। ठीक है, अब यहां पर इसके x मोल, यहां पर x मान लो या अल्फा, मैंने अल्फा ही मान लिया, वियोजित हुए तो इसके भी अल्फा बनेंगे और इसके भी अल्फा। ये कब बने, t सेकंड। ठीक, अब मैंने क्या किया, इसमें n से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी n मोल मान लिए टोटल। पूरी इक्वेशन में n से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, n मोल और यहां पर भी n मोल मान लिए। ठीक है, ये n से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो टोटल सबके कितने मोल हो गए, n अल्फा और n माइनस n1 माइनस अल्फा मोल हो गए। अगर मैं यहां से n मानता तो भी वही बात बैठती, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर कुल मोल की बात करूं, टोटल मोल, तो n1 माइनस अल्फा प्लस ये अल्फा और प्लस n अल्फा। अगर मैं यहां पर n की मल्टीप्लाई अंदर करूं तो n माइनस n अल्फा प्लस n अल्फा प्लस n अल्फा। तो इस माइनस वाले से ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, n और माइनस n अल्फा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अगर मैं यहां से n कॉमन ले लीजिए हूं, तो अगर ले लेते हैं तो क्या बनता है बेटा, n1 माइनस अल्फा यहां पर बन जाएगा। तो उसी तरीके से यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर n की मल्टीप्लाई अंदर कर दूं तो आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, n अल्फा n माइनस ln अल्फा, यही तो होगा। तो उसी तरीके से यहां मैंने 1 मोल लिया और मैंने किससे लिख दिया, 1 माइनस अल्फा। अगर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब पहले आपने कितने मोल लिए थे, यहां पर n मोल भी आप लिख सकते हैं। इसलिए मैंने समझाने के लिए यहां पर क्या लिखा था, पहले 1 लिख दिया था। ठीक है, तो अब लेकिन n मोल मान लिया आपने शुरू में, तो यहां पर n कॉमन आया, तो देखो इस तरीके से n अल्फा हो गया, n में से n मोल क्या हो गए, यहां पर डिसोसिएट हो गए, n अल्फा हो गए।
तो उस तरीके से अब क्या होगा, यहां पर आई निकालना है, तो आई की वैल्यू क्या होती है बेटा, मतलब आई क्या होता है, वियोजन के बाद कुल अणु कितने हैं n 1 माइनस अल्फा, और वियोजन से पहले कितने थे आपके पास n, ये रहे, तो इस वाले से ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आप क्या करोगे, अब यहां पर i बराबर क्या हो गया आपके पास 1 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकालनी है आपको, और i की वैल्यू कितनी है 0 4 1 1 माइनस अल्फा, ये इधर माइनस में चला जाएगा, ये इधर प्लस में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो अल्फा बराबर क्या बच जाएगा आपका 0.041 बच जाएगा। तो ये तो अल्फा आ गया। अब इसी तरीके से एक फॉर्मूला बना लेंगे और क्या निकाल लेंगे आप के। अब के आपने के से निकाला था, तो प्रोडक्ट के ऊपर लिख देंगे मोल, ठीक है, और रिएक्टेंट के आप नीचे लिख देंगे, कितने हैं CH3 COOH, और इन सब की वैल्यू रख लीजिए और अल्फा की वैल्यू वहां पर रख दीजिएगा। जैसे यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है n माइनस अल्फा, यहां से इसकी मोल निकल जाएंगे, CH3COH में क्या है n अल्फा, n की गुना कर दीजिएगा अल्फा में। अब n क्या है यहाँ पर, ये n जो है ये विलेय के मोल है जो हमने स्टार्टिंग में निकाले थे। कितने मोल निकले थे वो मोल थे 0.6 इंटू 1.06 अपॉन 60। वहां से सोल्व करके आप इसका क्या ले लीजिएगा, आंसर ले लीजिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करते रहना चैनल को,